अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है, तो इससे पहले हम ये पढ़ेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेज। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ग्रीन हाउस गैसेज होती क्या है और उसका वर्क क्या होता है। ठीक है, तो जो ग्रीन हाउस गैसेज होती है उसमें हम 6-7 गैसों को इम्पोर्टेंट जानते हैं। पहला है वाटर वेपर, जो कि 70% प्रेजेंट रहता है हमारे एटमॉस्फेयर में। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पर फ्लोरोकार्बन है, SCFC है और SF6 है। ठीक है, तो हम पहले जानते हैं इसका पूरा वर्ग क्या होता है, किस तरह से ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट कर रही हैं या तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर को मेंटेन कर रही है। जो टेम्परेचर वेरिएशन है हमारे अर्थ का, जैसे दिन में इतनी गर्मी होती है और रात में ठंड होती है, रात का मौसम थोड़ा कूल होता है, तो इसका रीजन कहीं न कहीं जो ये ग्रीन हाउस गैसेज है वही होती है। तो अब हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ग्रीन हाउस गैसेज किस तरह से वर्क करती हैं। ठीक है, तो जैसे ही सन रेज आती हैं, तो हमें पता है कि सन में कई रेज होती हैं, लेकिन अर्थ पे वो रेज आती है जो विजिबल नहीं होती हैं। मतलब जिसका जो वेवलेंथ होता है वो विजिबल रेज से शॉर्ट वेवलेंथ होती है, तो उसमें जाती है अल्ट्रा वायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज। ठीक है, तो अल्ट्रा वायलेट रेज जब आती है तो रेज जब भी हमारे एटमॉस्फेयर में आती है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में कई पार्टिकल्स होते हैं, गैसेज होती है। तो कुछ ऐसे भी पार्टिकल होते हैं जो भी रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे हम जानते हैं जो भी सैंड होता है और जो धूल के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सैंड होता है वो रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी शो करता है। तो इस वजह से जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है वो हमारे इन्वायरमेंट में आती हैं, जो 29% रेज होती हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और उसके बाद जितनी रेज होती हैं फिर वो ग्रीन हाउस गैसेज से आती हैं हमारे अर्थ पे। ये अल्ट्रा वायलेट रेज हैं। ठीक है, और इंफ्रारेड रेज भी ऐसे ही आती है। ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं, जैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी जो गैसेज हैं यहाँ पर एक क्लाउड्स बनाते हैं। इतना ज्यादा क्लाउड्स नहीं है, लेकिन एक मेंटेन क्लाउड बनाती हैं। इन गैसेस का एक क्लाउड बनता है। ठीक है, तो जैसे ही ये रेज हमारे अर्थ पे आती है, तो अर्थ पे जितनी भी बॉडीज हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, सभी को हीट करती हैं। तो जब चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो चाहे नॉन लिविंग हो, वो हीट क्या करते, एब्सॉर्ब करते, फिर उस हीट को इमिट करते हैं। तो जब अर्थ जो है, अर्थ पे जितने भी अर्थ का भी जो सरफेस है वो भी हीट होता है, तो जो इमिशन होता है, एब्जॉर्प्शन के बाद इमिशन होता है। तो जो अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं या तो अर्थ की जितनी भी बॉडीज है वो IR रेज इमिट करती है, जो कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के वेवलेंथ से ज्यादा वेवलेंथ होता है। तो इसकी एक खास बात होती है कि जैसे अर्थ की बॉडीज हीट होती हैं, तो ये दोनों डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर अपर और लोअर, दोनों डायरेक्शन में हीट को इमिट करती हैं। जैसे हम ये जानते हैं कि जो अर्थ के अंदर की जो लेयर होती है वो भी बहुत गर्म होती है। तो इसका केवल यही रीजन होता है कि जैसे अर्थ की बॉडी गर्म होती है तो ये इमिट करती है, इस रेस को अंदर भेजती है, जिससे कि जो IR रेस की वजह से अर्थ के अंदर भी गर्मी रहती है। और कुछ रेस जो होती है वो ऊपर की तरफ भेजती है, और ये रेस क्या होती है, फिर से इन्वायरमेंट में ऊपर चली जाती है। इस वजह से क्या होता है कि जो हमारा टेम्परेचर होता है, जो दिन रात का वेरिएशन है गर्मी और ठंडी का, वो मेंटेन रहता है, एक मेंटेन रूप में रहता है। और यहाँ पर जो क्लाउड्स हैं ये क्या करते हैं, अब जब IR रेस यहाँ पर आती है तो ये एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब जो पूरी हीट है पूरी हीट नहीं जाने देती है ऊपर, कुछ हीट को ये नीचे ही रहने देती है, एटमॉस्फेयर में ही रहने देती है। इस वजह से ये कुछ गर्म हो जाता है, जिसको ये एब्जॉर्ब कर लेती है, और कुछ हीट वापस चली जाती है, कुछ वापस चली जाती है। तो जिससे जो दिन रात का टेम्परेचर वो मेंटेन रहता है। लेकिन अब हम आते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ये तो नॉर्मल दिन रात है और टेम्परेचर वेरिएशन है। जब ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर केवल एक वर्क होता है, जो कि इसी पर केवल जो क्लाउड्स है उस पर डिपेंड करता है। जब भी इन गैसेस की मात्रा जो होती है एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा हो जाती है, तब क्या होता है, ये क्लाउड्स जो होते हैं बहुत हैवी क्लाउड्स बन जाते हैं। ठीक है, ये इतने हैवी क्लाउड्स बन जाते हैं कि जो हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं जो इमिट कर रहे हैं IR रेडिएशन, वो यहाँ से ऊपर क्रॉस ही नहीं करता है। जब IR रेस क्रॉस नहीं करेगा ऊपर,
तो इससे जो अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज करने लगता है, क्योंकि इसके ऊपर वो जो टेम्परेचर है वो जा ही नहीं रहा है। जितना टेम्परेचर आ रहा है वो पूरा का पूरा हीट रुक जा रहा है नीचे, जिससे कि जो अर्थ है वो बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, जब ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो इससे हमारे अर्थ पे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट होते हैं। उसी में से एक टर्म है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि ये ग्लोबली पूरी तरह से जो अर्थ है वो उसका हीट होना, उसके टेम्परेचर का इंक्रीज होना, जिससे हम जानते हैं जो ग्लेशियर पिघलते हैं वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही पिघलते हैं। और समुद्र के तल जो होते हैं, समुद्र के तल का ऊंचा हो जाना, ये भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है, क्योंकि जैसे ग्लेशियर पिघलते हैं तो जो उसका जो पानी होता है पिघलने पर वो समुद्र में ही जाता है, तो समुद्र तल की जो ऊंचाई है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये सारा जो हम पढ़े हैं इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट का, ये सारा समरी है। ठीक है, अब हम एक और टर्म से इजीली समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे जो गाड़ियां होती हैं, हम लोग कार का देखते हैं कि जब बहुत ही ज्यादा धूप रहती है या तो बहुत ज्यादा ठंडी, आप कुछ भी ले लो, कोई भी सीजन ले लो, तो जब उसमें कोई भी रेज आती है, जैसे अगर लाइट आ रही है उस पर, तो आप गाड़ी के सारे शीशे को बंद कर दीजिए। फिर कुछ देर बाद आप गाड़ी को खोलिए, 1-2 घंटे बाद, जितने भी घंटे बाद आप गाड़ी को देखेंगे कि गाड़ी के जो अंदर का टेम्परेचर वो बहुत गर्म रहता है, क्योंकि कांच ही ऐसी वस्तु है जिसके अंदर अगर हीट जाता है तो इसके बाहर हीट नहीं निकल पाता है। इस वजह से ये पूरा गर्म हो जाता है एटमॉस्फेयर, इसी पे वर्क कर रहा है। ये एक क्लाउड की तरह काम करता है। जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, जब ये बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाती हैं तो ये क्लाउड्स की तरह काम करने लगती हैं, जिस वजह से जो अर्थ का जो हीट है, अर्थ की जो टेम्परेचर है वो भी इससे बाहर नहीं आ पाती है, और पूरा का पूरा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। इस वजह से जो पूरा ग्लोबली जो हमारा टेम्परेचर है वो इंक्रीज करने लगता है। यही होता है ग्लोबल वार्मिंग। तो हम ये जानते हैं कि जो ऊर्जा का कंजम्पशन है, जो एनर्जी का कंजम्पशन है, ऊर्जा दोहन, पूरे विश्व में यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे ज्यादा ऊर्जा का दोहन करता है। फिर उसके बाद हम आते हैं प्रति व्यक्ति CO2 का उत्सर्जन। प्रति व्यक्ति जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है वो सबसे ज्यादा यूएसए करता है, और मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है वो चाइना करता है। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड प्रोटोकॉल्स पे। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। 11 दिसंबर 1997। ठीक है, क्योटो एक जगह का नाम है जो जापान में है। ठीक है, 11 दिसंबर 1997 में यहाँ पर एक बैठक हुई थी। ठीक है, जिसमें कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, 6 ग्रीन हाउस गैसेज का उसमें जिक्र किया गया है, CO2, CH4, NO2, PFC, CFC, SF6। इन 6 गैस का जो उत्सर्जन है उसको कम किया जाए, उसको मिनिमाइज किया जाए, ये क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर कहा गया है। इसका जो उत्सर्जन है उसको कम किया जाए, लेकिन ये इफेक्ट में आया था 2005 में। 1997 में तो केवल हस्ताक्षर हुआ था, लेकिन जो इसका इफेक्ट है वो पूरी तरह से 2005 में आया था, और इंडिया ने, भारत ने इस पर हस्ताक्षर किया था 2005 में। ये पूरा हमारा है ग्लोबल वार्मिंग का, सारे के सारे टॉपिक इसमें कवर है। और अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार।